मुफ्ती साहब के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। अब ये मौका है जब हम उसके सामने थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी को बयान करें। ये एक साइंटिफिक थ्योरी है, बहुत ध्यान से सुनना। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? इसको कहते हैं इम्कानात का नज़रिया। इम्कानात का नज़रिया का मतलब, मिसाल के तौर पर आप कॉइन टॉस करें तो क्या हो सकता है, हेड और टेल। आप सही हो, इसका कितना चांस होगा? 1/2 = 50%। ओके, यानी 2 में से एक बार आप सही हो सकते हैं तो आप 50%। अच्छा, अगर मैं डाइस को उछालूं तो उसमें कितने एहतमालात होते हैं? 6। तो ये एहतमाल बढ़ जाएगा, 1/2 के बजाय 1/6 = कितना परसेंट होगा? टेंशन मत लो, मैं कर रहा हूँ, 16.66%। ठीक है। अब मैं 2 मरतबा डाइस को उछालता हूँ तो 1/6 × 1/6 = 1/36 = 2.77। टेंशन मत लीजिए, 2.77%। यानी क्या मतलब होगा कि 36 बार में एक मरतबा मैं सही हो सकता हूँ। ठीक है, तो ये इम्कानात का नज़रिया है। इस नज़रिए को समझ लेने के बाद अब हम आते हैं, हम उससे पूछेंगे कि भाई इंसान के जिस्म में जो ऑर्गन्स बने हुए हैं वो कैसे बने हुए हैं। तो आपको पता है कि ऑर्गन्स जो बनते हैं वो टिश्यूज़ से मिलकर, और टिश्यूज़ जो हैं वो सेल्स से मिलकर बनते हैं, और सेल्स ऑर्गेनिल्स से मिलकर बनते हैं, और फिर वो ऑर्गेनिल्स बहुत सारे अमीनो एसिड्स पर मुश्तमिल होते हैं। यानी एक बहुत पेचीदा निज़ाम के तहत हमारे ऑर्गन्स बनते हैं। तो अब हम बहुत ऊपर नहीं जाएंगे, यानी हम यहाँ भी नहीं जा रहे हैं कि टिश्यूज़ को ज़ेरे बहस ला रहे हैं, जिसको पट्ठे कहते हैं उर्दू में। हम सेल्स को भी ज़ेरे बहस नहीं ला रहे हैं। सेल्स ये लिविंग ऑर्गेनिज़म है, आपको पता है। लिविंग ऑर्गेनिज़म का मतलब ये है कि उसके अंदर जान होती है, हम उसको भी छोड़ रहे हैं। हमारे सेल्स जिन ऑर्गेनील्स से मिलकर बनते हैं उन ऑर्गेनील्स को भी हम छोड़ रहे हैं। वो ऑर्गेनील्स जिन चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं उनमें एक चीज़ होती है प्रोटीन, और प्रोटीन ये नॉन लिविंग, ठीक है, ये नॉन लिविंग है, यानी उसके अंदर जान नहीं होती। अब ये एक प्रोटीन, ये कीमियाई उन्सुर है। प्रोटीन एक कीमियाई उन्सुर है, एक केमिकल एलिमेंट है। ठीक है, ये एक औसत दर्जे का जो प्रोटीन पाया जाता है उसमें कम से कम 20 एमिनो एसिड के सिलसिले होते हैं, और एक ख़ास तरीके से वो एमिनो एसिड के सिलसिले बनते हैं। उससे जाकर एक ऐसा प्रोटीन तैयार होता है जो सेल्स में तब्दील हो सके, वो सेल्स टिश्यूज़ में तब्दील हो सके और हमारा ऑर्गन बन सके। अब आप समझिए कि ये एमिनो एसिड जो होता है, 20 एमिनो एसिड एक नॉर्मल प्रोटीन में पाए जाते हैं। ये एमिनो एसिड 5 अनासिर से मिलकर बनते हैं: हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फ़र। और आपको ये भी मालूम है कि हमारी फ़िज़ा में 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स मुंतशिर अंदाज में हरकत कर रहे हैं। तो क्या होता है पता है आपको? एमिनो एसिड, प्रोटीन में जो एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जो 5 एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, उन हवा में उड़ रहे गैर मुंतशिर 100 एलिमेंट्स में से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, कार्बन और एक 5वां, ये आते हैं और एक ख़ास तरीके पर मिलते हैं। तब जाकर एक ऐसा प्रोटीन बनता है जो एक ऐसा सेल बना सके जो हमारी ज़िंदगी के लिए कारआमद और मुफीद है और हमारी ज़िंदगी से हम आहंग है। अब हम इस थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के मुताबिक ये अज्यूम करने की कोशिश करते हैं कि कितना इस बात का इम्कान है कि एक प्रोटीन जो अमीनो एसिड के 20 सिलसिलों से मिलकर बनता है, तो एक अमीनो एसिड थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के मुताबिक वो कैसे बन सकता है। तो कितने एलिमेंट्स मैंने फ़र्ज़ किए, अभी वो तो और भी एलिमेंट्स आ चुके हैं, 100 के ऊपर भी ये गिनती जा चुकी है, लेकिन मैं 100 ही को लेता हूँ। तो अगर 100 भी हों तो 100 में से
वही 5 एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएं, यानी वो एक साथ आकर मिल जाएं, जिनके ज़रिए से एक कारआमद प्रोटीन बनता है, इसका कितना इम्कान होगा? 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100 इंटू 5 टाइम्स 1/100, है ना। 100 में से एक बार इम्कान है कि भाई हाइड्रोजन ही आएगा, 100 में से एक ही बार हो सकता है ये इम्कान। इसी तरह नाइट्रोजन को लें तो 100 में से एक बार, तो इस तरह इसको हमने 5 मरतबा मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 1/1 बिलियन, यानी 1000 करोड़, यानी 1000 करोड़ टाइम्स में एक टाइम ये बात पॉसिबल है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के मुताबिक कि हमारे जिस्म में जो प्रोटीन बनता है उससे जो एमिनो एसिड से जिससे प्रोटीन बनता है वो एमिनो एसिड बने। अब कुछ बातें मैं आपके सामने रखता हूं, आप उसको सुनिए। ये एमिनो एसिड जो मैंने कहा एक खास सिलसिला, उसका एक खास सिलसिला होता है, वो रैंडम तरीके पर मिल जाए तो प्रोटीन नहीं बन जाता, बल्कि एक खास तरीके पर। और डॉक्टर जी.बी. लीच हैं, उन्होंने ये कहा है कि अमीनो एसिड के जो सिलसिले हैं, जिन अलग अलग सिलसिलों से वो मिलकर बनता है, 10⁻⁴8 टाइम्स, इतने तरीक़ों पर हम इसको क्या कर सकते हैं, मुरतब कर सकते हैं अमीनो एसिड के सिलसिले को। 10⁻48 का मतलब क्या है पता है? आज बोर्ड नहीं है तो मैं बताता। 1 लिखिए, उसके आगे 48 ज़ीरो लगाइए, तो हम उस खास सिलसिले से अभी कोई बहस ही नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं कि डायरेक्ट को मिल गए होंगे आकर, तो भी थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के मुताबिक 1000 करोड़ टाइम्स में सिर्फ एक टाइम ये पॉसिबल है कि हमारे जिस्म में एक अच्छा प्रोटीन तैयार हो सके जो हमारी ज़िंदगी से हम आहंग हो। और अगर उस तरतीब को भी मलहूज़ रखा जाए तो कैसे हिसाब लगाएंगे? मैंने तो अभी 1/100 को 5 टाइम्स किया और इज इक्वल टू 1000 करोड़ ला दिया, लेकिन अगर वो खास सिलसिला भी आए तो कितना वक्त लगेगा हम तो नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने इसका अंदाज़ा लगाया है, जैसे चार्ल्स ऑज्यून गाय, एक न्यूजीलैंड के मैथमेटिशियंस हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसा हो सकता है। उन्होंने इसका अंदाज़ा लगाया है 10⁻160, यानी 1 लिखिए, उसके आगे 160 ज़ीरो लिखिए। इतने बार में एक मरतबा मुमकिन है, उस खास तरतीब को लेंगे अगर हम, तो इतने बार में मुमकिन है कि क्या बन जाए, एक प्रोटीन बन जाए जो हमारी जिस्म से हम आहंग हो। और आपको ये भी बात मालूम होना चाहिए जो मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं कि 10⁻50 जब हो जाता है तो उसका वो इज इक्वल टू कितना हो जाता है? ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल जिसको कहते हैं। अब हमारा कंक्लूड हो रहा है, ये बात समझ में आ गई। अब कैसे ये मुमकिन है? ये मुमकिन ही नहीं है कि 1000 बार में से, यानी इतने अरब खरब आप गिनती भी नहीं कर सकते, उसमें एक बार हमारा प्रोटीन बन सके। फिर प्रोटीन खुद महज कीमियाई शय है जिसमें ज़िंदगी मौजूद नहीं होती, वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्रोटीन जब खुलिये में तब्दील होते हैं तो खुलिया बनने के बाद उसमें ज़िंदगी और हरारत कैसे पैदा हुई, इसकी कोई तुक ही नहीं बनती, उसके लिए कोई थ्योरी है ही नहीं हमारे पास। ये हयात कहाँ से इसमें आ गई? इसका जवाब इस तौजी में, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में नहीं है। फिर ये भी खुलिये के सिर्फ एक तरकीबी जुज़ प्रोटीन के सिर्फ एक नाकाबिले मुशाहिदा ज़र्रे के वजूद में आने की तौजी है, जबकि सिर्फ एक जी हयात जिस्म के अंदर खरबों की तादाद में ऐसे मुरक्कबात और जानदार खुलिये पाए जाते हैं। एक इंसान अरबों खरबों खुलिया से मिलकर बनता है। प्रोफेसर लिकॉम्टे डिनॉय हैं, वो कहते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें भी हम मलहूज़ रखें कि पूरे जिस्म इंसानी, एक जिस्म इंसानी को तैयार करने के लिए अगर हम सब जमा हो जाएं तो उसके लिए कितना वक्त लगेगा। वो कहते हैं कि इसके लिए एक ऐसे आलम की ज़रूरत होगी जिसका दायरा इतना बड़ा हो जिसमें रोशनी 10⁻84 नूरी साल सफ़र करके उसको पार कर सकती हो।
और ये जो मैंने हजम बताया, ये मौजूदा जो मालूम कायनात है उससे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसका कुद्र कितना है, उसका पूरा अगर रकबा हम निकालने जाए तो वो 93 बिलियन लाइट ईयर्स है। फिर वो आगे फरमाते हैं कि फिर ऐसी मफरूज़ा और इतनी बड़ी कायनात भी अगर हम बना ले तो 500 ट्रिलियन हरकत फ़ी सेकंड की रफ्तार से मादे की इस मफरूज़ा मिकदार को अगर हिलाया जाए तब कहीं जाकर इस अम्र का इम्कान पैदा होगा कि प्रोटीन एक ऐसा सालिमा इत्तेफाक से वजूद में ले आए जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी और मुफीद है। और इस सारे अमल के लिए जितना वक्त लगेगा उसको उन्होंने बयान किया है 10⁻²43, यानी एक लिखिए उसके आगे 243 सिफर लगाइए, इतना वक्त दरकार है किसी एक सालिमे के वजूद में आने के लिए जिसके अंदर अभी हयात नहीं है। लेकिन हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि लिकॉम्टे डिनॉय ने ही लिखा है कि हमारी ज़मीन सिर्फ 2 बिलियन साल पुरानी है साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक, और ये कि ज़िंदगी की इब्तिदा सिर्फ 1 बिलियन साल पहले हुई जब ज़मीन ठंडी हुई, और यहाँ 10⁻²43 इतने साल से अगर दुनिया मौजूद है तब जाकर एक सालिमा बन सकता है। अब जाहिर है कि जब सिर्फ एक गैर ज़ीरू प्रोटीनी सालिमे के मुरक्कब को इत्तेफाकन वजूद में लाने के लिए खरबों साल से भी ज़्यादा मुद्दत दरकार है, तो सिर्फ चंद मिलियन साल में ज़मीन की सतह पर ज़िंदा और मुकम्मल अजसाम रखने वाले हैवानात की 10 लाख से ज़्यादा और नबातात की 2 लाख से ज़्यादा अक़साम कैसे वजूद में आ गई, और हर किस्म में लातादाद हैवानात और नबातात पैदा होकर खुश्की और तरी में कैसे फैल गई। फिर इन्हीं अदना दर्जे की ज़ीरो अशिया से इतनी कलील मुद्दत में इंसान जैसी आला मखलूक इत्तेफाकन कैसे वजूद में आ गई। तो ये इसमें बताने का मकसद ये था कि इतने सारे इंसान दुनिया में मौजूद है और हैवानात की इतनी सारी अक़साम मौजूद है, ये सारी अक़साम आप सबको इत्तेफाक का नतीजा कैसे कह सकते हैं। एक अमरीकी आलिम उज़वियात है, उन्होंने कहा कि तख्लीक के तमाम ज़रूरी असबाब का सही तनासुब के साथ इकट्ठा हो जाना इत्तेफाकन ये मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। ये तवील तज्ज़िया महज इत्तेफाकी पैदाइश के नज़रिए के लग़्व होने को वाज़े करने के लिए किया गया, वरना हकीकत ये है कि इत्तेफाक से ना कोई एटम वजूद में आता है, ना कोई मॉलिक्यूल वजूद में आता है, और ना ही वो जहन पैदा हो सकता है जो ये सब कुछ सोच रहा है कि कायनात कैसे वजूद में आई, खा उसके लिए कितनी ही तवील मुद्दत फ़र्ज़ कर ली जाए। ये नज़रिया ना सिर्फ रियाजियाती तौर पर महाल है बल्कि मंतकी हैसियत से भी वो अपने अंदर कोई वज़न नहीं रखता। ये ऐसी लग़्व बात है जैसे कोई कहे कि एक गिलास पानी फ़र्श पर गिरने से दुनिया का नक्शा मुरतब हो सकता है। ऐसे शख्स से यकीनन ये पूछा जा सकता है कि इस इत्तेफाक से पेश आने के लिए फ़र्श, कशिश अर्ज़ी, पानी और गिलास कहाँ से वजूद में आ गए। तो जाहिर सी बात है जब हम साइंटिफिक तरीके पर उसके सामने ये बात भी रख देंगे कि देख साइंटिफिकली भी ये बात इम्पॉसिबल है कि दुनिया इत्तेफाक से वजूद में आ जाए, अब अगर वो असबियत अपने अंदर नहीं रखता होगा तो यकीनन इन वाज़े दलाइल और बराहीन के आ जाने के बाद वो ये कहेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। यहीं से हमारी बात शुरू हुई थी और यहीं पर हमारी बात ख़त्म होती है। हमको फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने हमको मुस्लिम घराने में पैदा किया, अपना इताअत गुज़ार बंदा हमको बनाया। हम इस पर अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है, और अगर उसके अंदर तासुब है, उसके अंदर हक़ को छुपाने का खबीस मादा उसके दिल में भरा हुआ है, तो उसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अब्सारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन। आँखें हैं देखते नहीं हैं, हकीकत में अंधे हैं, कान हैं सुनते नहीं बहरे हैं, ज़बान है बोलते नहीं गूंगे हैं। ये इनके दिलों पर अल्लाह ने मुहर लगा दी, ये कभी हिदायत
नहीं पा सकते। मुझे उम्मीद है कि जो बातें मैंने पेश की उसके ज़रिए से आपका भी ईमान ताज़ा हुआ होगा और आपको ऐसा मवाद भी मिला होगा कि जिस मवाद के मौजूद रहने पर ये हमारे लिए फ़ख्र का सबब भी बन रहा है कि हमें फ़ख्र है हम मज़हब इस्लाम के पैरोकार हैं और हमारे पास ये मवाद दावती मैदान में एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर हम इसको इस्तेमाल भी इंशाअल्लाह कर सकते हैं। और ये तो हमने ऐसी थ्योरेटिकल बात की। जब हम इंशाअल्लाह इसको तफसीली तौर पर पढ़ेंगे तो मैं इंशाअल्लाह बोर्ड पर ये सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा और इस फ़ाइल को 2 बार मैं पढ़ाऊँगा, एक शुरू में और एक लास्ट में, तो इंशाअल्लाह ये चीज़ आसानी से कवर हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अपना मुत्तबे बनाए और सिर्फ़ मुत्तबे ही ना बनाए बल्कि इस हक़ के पैगाम को पूरी उम्मत तक पहुँचाने की तौफ़ीक हम सबको मरहमत फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।